बाहर फुटपाथ पर आ गए। मुझे लगता है कि ये वाक़ई बहुत आता है। बार से निकलकर बाहर आना, रिंग से निकलकर बाहर आना, कमरे से, हॉस्टल से, होटल से। ये वाक़ई बहुत आता है इनकी संरचना में, लेखन की संरचना में। बर्फ़ अब नहीं गिर रही थी, सड़क सफ़ेद थी, अंधेरे में पारे सी चमकती हुई। म्यूज़ियम के आगे ट्रैफिक लाइट जल बुझ रही थी। जब लाल की बारी आती, बर्फ पर उसकी छाया खून के धब्बे सी गिर जाती थी। हमने हाथ मिलाया। कल मिलोगे? कल नहीं, मैंने कहा। क्रिसमस ईव पर तो आओगे? उसने कहा। ज़रूर, मैंने कहा। इस साल हम सब साथ रहेंगे, मैं, मारिया, टीटी और फ्रांस। इंदी, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। वह निश्चल खड़ा था। उस रात के सफ़ेद अंधेरे में उसका चेहरा भूल नहीं पाता, जैसे कभी कभी गिरजे के स्टेन ग्लास पर किसी संत की छाया उभर आती है। तुम मारिया से कुछ न कहना, उसने धीरे से कहा। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब मेरी ट्राम आई, मैं उस पर चढ़ गया। वह खाली थी। एक कोने में बैठकर मैंने टिकट लिया। कंडक्टर एक अधेड़ स्त्री थी। उसने मेरी ओर देखा और मेरे बालों की ओर। कहाँ से? उसने चेक में पूछा। कोई और दिन होता तो मैं ना समझने का बहाना करता। कहाँ से आए हो? उसने दोबारा पूछा। इंडिया से। बहुत दूर है। उसने एक लंबी सांस ली। मैं उबने लगा। मैं जानता था वह यही कहेगी। रूम नंबर 13, टेलीफोन। कोई देर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने बहुत बाद में सुना। सूने गलियारे में वह बार बार चीख उठता था, जैसे कोई बच्चा अचानक अकेला पड़ गया हो। एक सुबकती सी चीख, फिर वही साए साए। मुझे लगा यह सपना है, नींद के अंतिम सिरे पर लटकी हुई पहली स्मृति। रात और दिन के बीच एक चिथड़े सी डूबती हुई। क्या भाषा है! आज सोचता हूँ तो बहुत सुनहरा सा धब्बा सामने सड़क आता है। छत के नीचे ईससिल पर टिमकता हुआ, एक सफ़ेद तितली की तरह। फिर वह फैलने लगी थी, बर्फ के उजले पंखों में ढकी हुई धूप। बर्फ के उजले पंखों में ढकी हुई धूप। क्या भाषा है और क्या बिंब, रूपक। बर्फ नीचे होती है, धूप उसके ऊपर, लेकिन इन्होंने उलट दिया है, क्योंकि सचमुच उसमें एक ऐसी इथीरियल और अपलिफ्टिंग क्वालिटी है कि बर्फ के पंख लगाकर लगता है कि धूप, मतलब वो मुझे बहुत याद आती है बर्फ से ढके हुए प्रदेशों की। कमरे की सिंक पर जहाँ रात के जूठे बर्तन रखे थे, बियर की खाली बोतलों पर एक खुले दिन की सफ़ेदी, यहाहट थी। एक इतवार का उन्नीदा आलोक जो समूचे शहर को, उसके कोलाहल को दरवाजे के पास जमा कर जाता है। शायद हर शहर का अपना अलग इतवार होता है। क्या बात है! बाइनरी, वो शब्द है बाइनरी जो मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें दो परिपाटियां हैं केवल, बस उन्हीं में फिट होना है। तो वो नहीं होता ना, परिपाटियां और भी होती हैं, परिपाटियां ही नहीं और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन बाइनरी का मतलब होता है कि जैसे लेकिन यहाँ तो इसका इस अर्थ में प्रयोग है कि जैसे उन्होंने कहा ना कि जैसे हम किन्हीं लोगों को एक ख़ास शहर से जोड़ कर देखते हैं और ये तय करना मुश्किल होता है कि वो ज़्यादा शहर हैं या शहर की वजह से वो, या शहर ज़्यादा है ना। तो ये एक दूसरे का जो परस्पर
चुंबकीय आकर्षण और शक्ति परीक्षण है, इसको मैं एक बाइनरी कह रही हूँ, उसको आप नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी। और ये चीज़ बहुत, ये भी एक किस्म का पोस्ट मॉडर्निस्ट प्रयोग है लेखन में, और ये बहुत आता है इनके लेखन में। हर शहर का अपना अलग इतवार होता है, अपनी अलग आवाज़ें और नीरवता। तुम आंखें मूंद कर भी जान लेते हो ये ट्राम के पहिए हैं, यह उबलती कॉफ़ी की गंध, बाहर बर्फ पर खेलते हुए बच्चों की चीखें, उनके परे गिरजों के बाग में बूढ़ी औरतों की फुसफुसाहट। हॉस्टल में जब पुरानी लिफ्ट ऊपर चढ़ती है, खाली कमरे हिलने लगते हैं, फिर वह ठहर जाती है चौथी मंजिल पर, जहाँ टीटी का कमरा है, उसके ऊपर हॉस्टल की छत है, जहाँ हर इतवार को प्राग के गिरजों की घंटियाँ तिरती आती हैं। तुम सोते हुए भी उन्हें सुन सकते हो, तुम उन्हें सूंघ सकते हो। उनमें चिमनियों का धुआं है, पतझड़ के सड़ते पत्तों की मृत्यु, नदी के बहते पानी की सरसराहट। दूसरे दिन दूसरे शहरों में होते हैं, दूसरे दिन दूसरे शहरों में होते हैं। इतवार अपना सा होता है पराए शहर में। मैं ज़रूर इसी पैराग्राफ को याद कर रही होंगी जब मैंने कहानी का नाम रखा था कोई भी दिन, क्योंकि अपने प्रिय लेखक से बातें करते हुए ज़रा सी अपनी बात कह देना भी एक बहुत प्रिय शगल है। लेकिन क्या वर्णन है। हर इतवार को प्राग के गिरजों की घंटियाँ तिरती आती हैं, तुम सोते हुए भी उन्हें सुन सकते हो। मैं भी जा रही हूँ, किसी दिन सुनूंगी। तुम उन्हें सूंघ सकते हो, उनमें चिमनियों का धुआं है, पत्थर के सड़ते पत्तों की मृत्यु, नदी के बहते पानी की सरसराहट। दूसरे दिन दूसरे शहरों में होते हैं, इतवार अपना सा होता है पराए शहर में भी। मैं सुनता हूँ किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, रूम नंबर 13। कॉरिडोर पर चप्पल घिसटने की आवाज़ दरवाजे के सामने ठिठक गई। यह मेरे कमरे का दरवाज़ा था। कोई भीतर है? कुर्सी पर रखी पैंट चढ़ाकर मैंने दरवाज़ा खोला। एक नीग्रो छात्र खड़ा था अपनी नीली बंडी में। वह धीरे से मुस्कुराया। यू हैव टेलीफोन। एक अद्भुत एक्सप्रेशन है। कौन है? मैंने उसकी ओर देखा। एक लड़की। उसने अंग्रेजी में मजाक करने की कोशिश की। मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं और कॉरिडोर में चला आया। दिन के समय भी वहाँ पासी सा अंधेरा जमा था, छोटी रोशनियों के जालों में चिपका हुआ। आधी नींद में मुझे गलियारे की बत्तियां डबडबाई सी जान पड़ी। लगा जैसे मैं सोते हुए चल रहा हूँ। उसमें अजीब कुछ भी न था। वह बहुत पुरानी इमारत थी। सर्दी के दिनों में वहाँ दिन रात बत्तियां जलती रहती थीं। मैंने रिसीवर उठाया। यह तुम हो मिसेस रहमान? मैं सिर्फ रायना हूँ। तुम सो रहे थे? मैं सुबह से 2 बार फोन कर चुकी हूँ। सुनो, यह तुम हो? इतना कुछ कह देने के बाद तुम कहाँ हो? मैंने ऊंची आवाज में कहा। यहाँ पर होटल के रेस्तरां में। तुम सो रहे थे? सुनो, मैं अभी आता हूँ। मैं पोर्च में रहूंगी, तुम जल्दी करो। रायना। लेकिन उसने नहीं सुना। हवा का एक असीम शून्य हमारे बीच चला आया था। मैंने रिसीवर रख दिया। अ न्यू डेट? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही निग्रो मेरे पीछे खड़ा था। रोशनी में उसके सफ़ेद दांत चमचमा रहे थे। वह सीटी बजाता हुआ किचन की तरफ चलने लगा। घबरा कर मैंने रिसीवर फिर उठाया। वहाँ कुछ भी नहीं था।
एक खाली दिशाहीन आवाज़ की फर्राई से सू सू सू। एक क्षण के लिए मुझे विश्वास न हो सका कि उसके पीछे उसका स्वर था, साफ, कोमल, धुली धुली सी आवाज़। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। मैं जागने लगा था। ऊपर दूसरी मंजिल थी। युगोस्लाव मिलोंकोविच के कमरे से गिटार की हाँफती सी धुन सुनाई दे जाती थी। गलियारे के ठंडे सीलन भरे धुंधलके में रेंगती हुई। सीढ़ियों के पास अरब और सिप्रस के कुछ विद्यार्थी दूध की बोतलें और ब्राउन रोटी हाथ में लिए आपस में बातें कर रहे थे। जब कभी होटल की लिफ्ट गिड़गिड़ाती हुई ऊपर चढ़ती, उनकी आवाज़ें एक बोझिल सी थरथराहट में डूब जाती। दीवारें हिलने लगती और फिर अचानक ठहर जाती, जैसे स्वयं अपने से डर गई हैं। फिर एक पल सन्नाटा खिंच जाता। सिर्फ एक हल्की सी रिरियाहट सुनाई देती। किचन में जलती गैस की गंध। पास के गुसलखाने में किसी ने नहाने के बाद गर्म पानी का शावर खुला छोड़ दिया था। उसका पानी बाहर निकलकर छोटे छोटे चहबच्चों में जमा हो गया था। पानी के साथ बहाए थे टॉयलेट पेपर, प्याज और अंडों के छिलके, लंबे लिसलिसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो उन दिनों कॉरिडोर में इधर उधर बिखरे थे। ओह, यह हमारे हॉस्टल की दोपहर थी। सर्दी की दोपहर जो हर हॉस्टल में एक जैसी होती है जब क्रिसमस के दिन इतने पास हों। मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। मैं सोता रहा था। शायद सारी सुबह उसने मेरे आने की प्रतीक्षा की होगी। एक उम्र में यह विचार ही बहुत रुआंसा लगता है कि कोई खाली खाली सा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। एक संग बहुत सुख सा भी होता है। बाद में लगता है तुम सबसे अलग हो, तुम एकदम बड़े हो गए हो, और यह असंभव सा लगता है कि जिस घड़ी तुम सो रहे थे उस घड़ी कोई तुम्हारी बाट जोह रहा है। तुम्हें अचानक पहली बार अपनी अनिवार्यता का पता चलता है और उस कातर से डर का जिसमें पहली बार तुम्हारे माँ बाप हिस्सेदार नहीं होते, तुम्हारे मित्र भी नहीं। वह डर कुछ वैसा ही विस्मयकारी है जब पहली बार तुम किसी हवाई कंपनी के पैम्फलेट में शब्द देखते हो, Once in the sky, you are on your own। क्या भाषा है। मैं कमरे में लौट आया, सब कपड़े उतार डाले। सिर्फ एक अंडरवियर और तौलिया लेकर गुसलखाने की तरफ चल गया। मुझे सिर्फ कुछ मिनट लगे होंगे। जब मैं गुसलखाने से वापस आया, टीटी मेरे पैर पर बैठा था। हीटर पर परकोलेटर में पानी रखा था। मैं तुम्हारे पास आने वाला था, मैंने कहा, और बोरसनी पर अपना गीला अंडरवियर और तौलिया रख दिया। कहीं जा रहे हो? उसने आंखें ऊपर उठाई। मुझे लगा मैं टीटी को सब कुछ कहती हूँ। फिर मुझे लगा मेरे पास कहने को भी कुछ नहीं है। मैं होटल जा रहा हूँ, मैंने कहा। बोरसनी के ऊपर आईने में मेरा चेहरा झांक रहा था। मैं तौलिए से बालों को रगड़ने लगा। फ्रांस से मिले थे? उसने पूछा। मैं एक क्षण के लिए झिझका। टीटी कितना कुछ जानता है, लेकिन मुझे उत्सुकता नहीं हुई। हर चीज़ बहुत दूर सी लगी, जैसे फ्रांस का जाना एक स्वाभाविक घटना है जिसे सब जानते हैं। हम कल रात इज़ेरा में थे। मैंने अलमारी से 2 प्याले बाहर निकाल लिए।
कॉफ़ी का पानी उबल रहा था। फ्रांस ने मुझसे नहीं कहा। मैं टेबल लैंप बुझाना चाहता था। दिन के फीके आलोक में उसकी रोशनी एक मैले धब्बे सी मेरे बिस्तर पर गिर पड़ी थी। क्या वर्णन है दोस्तों, अद्भुत। आप खुद देख सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।